नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जेएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरबपुरी वंश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है, इसका जवाब आप दीजिए। चलिए हम चलते हैं सरबपुरी वंश की तरफ। ठीक है, सरबपुरी वंश जो था, इस वंश को हम अमरार्य या अमरज कुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सरबपुरी वंश को अमरार्य या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दक्षिण कौशल में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच शासन किया। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच शासन किया। लगभग इन्होंने 11 दशकों तक हमारे क्षेत्र में राज किया और छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल के इतिहास निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो वास्तव में हम देखते हैं कि जो 5वीं से 6वीं शताब्दी है, इसमें जो भी सरबपुरी वंश के शासक हुए, 8 शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है। इन शासकों के सही कालक्रम का निर्धारण नहीं हो पाया है। इन शासकों ने कब से कब तक शासन किया, इसका निर्धारण नहीं हो पाया है, क्योंकि जो सरबपुरी शासक थे, इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उन ताम्रपत्रों में किसी भी सन या संवत का प्रयोग नहीं मिलता है। इन्होंने अपने ताम्रपत्रों में किसी विशेष सन या संवत का प्रयोग नहीं किया है। इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें जारी करने का जो वर्ष लिखा हुआ है, वो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस शासक ने अपने शासन के 3रे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 24वें वर्ष में इस ताम्रपत्र को जारी किया। तो सही कालक्रम का निर्धारण कर पाना क्या है, काफी मुश्किल है। ठीक है, इन्होंने गुप्त संवत का भी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। अगर हम समकालीन वंश की बात करें, तो सरबपुरी जो वंश था, ये गुप्त वंश के समकालीन था। ठीक है, ये क्या था, गुप्त वंश के समकालीन था। उत्तर भारत में गुप्त वंश का साम्राज्य था और इसी समय छत्तीसगढ़ में ही राजर्षि तुल्य कुल वंश का साम्राज्य था। ठीक है, जो रायपुर वाला भाग है और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, इसमें राजर्षि तुल्यकुल राजवंश ने शासन किया सरबपुरियों के समकालीन। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था, वो था सरभराज। सरभराज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इस वंश का पहला शासक कौन था, सरभराज था। ठीक है, सरभराज जो थे, ये वाकाटकों के सामंत थे। वाकाटक साम्राज्य जब हमारे क्षेत्र में था, तो वाकाटकों के ये सामंत थे सरभराज। तो वाकाटकों की कमजोरी का लाभ उठाकर इन्होंने क्या कर लिया, स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, इनकी राजधानी थी सरभपुर। इन्होंने सरभपुर को राजधानी बनाया। इनका जो मूल निवास स्थान था या जो प्रसिद्ध राजधानी थी, वो थी सरभपुर। हालांकि सरभपुर की पहचान नहीं हो पाई। सरभपुर वर्तमान में किस क्षेत्र को कहा जाए, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार संबलपुर को क्या मानते हैं, सरभपुर मानते हैं। कुछ लोग सारंगढ़ को मानते हैं, कुछ मल्हार को मानते हैं, कुछ सिरपुर को मानते हैं। तो सरभपुर की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन हम देखेंगे कि इनके जो सर्वाधिक ताम्रपत्र हैं, वो उड़ीसा संबलपुर के आसपास प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकार संबलपुर को ही क्या मानते हैं, सरभपुर मानते हैं। ये ज्यादातर इतिहासकारों का क्या है, राय है। ठीक है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो इतिहासकार हैं, वो सारंगढ़ या सिरपुर को क्या मानते हैं, सरभपुर मानते हैं। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इनके शासन क्षेत्र की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, देखिए जैसे हम एक छोटा सा छत्तीसगढ़ बना लेते हैं।
अगर हम छत्तीसगढ़ में इनका शासन क्षेत्र समझें तो बिलासपुर हो गया, बिलासपुर में मल्हार क्षेत्र हो गया, जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण हो गया, तो मल्हार, सिवरी नारायण, सारंगढ़, और इधर आपका संबलपुर, इधर रायपुर, आरंग का उत्तरी हिस्सा, महासमुंद का सिरपुर, ठीक है, और उड़ीसा का कालाहांडी। ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में क्या किया, सरबपुरियों ने शासन किया। संबलपुर और कालाहांडी उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, इन हिस्सों में क्या किया, इन्होंने शासन स्थापित किया। अगर इस वंश की जानकारी के स्रोत की बात करें कि इस वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो दक्षिण कौशल और उड़ीसा से इस वंश के बहुत सारे ताम्रपत्र या दान पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस वंश की महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। इस वंश की जानकारी सरबपुरी शासकों के ताम्रपत्र, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के, और एक महत्वपूर्ण है आपका भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक है, गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इस वंश के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो सरबपुरी वंश की ऐतिहासिकता का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है। अगर हम सरबपुरी शासकों के धर्म की बात करें, देखिए जितनी बातें मैं बोल रहा हूं अधिकांश प्रश्न के तौर पर पूछे गए हैं। ठीक है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और छत्तीसगढ़ की अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप इसका नोट भी बनाते चलें। ठीक है, अगर हम धर्म की बात करें तो इनके ताम्रपत्रों, इनकी मुद्राओं से हमें पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, गुप्तों की तरह सरबपुरी शासक जो थे ये भी क्या थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनके ताम्रपत्रों में इन्हें परम भागवत कहा गया है। ठीक है, इनके ताम्रपत्रों में इन्हें क्या कहा गया है, परम भागवत कहा गया है। इनकी जो राज मुद्रा थी वो गज लक्ष्मी थी। ठीक है, इनकी राज मुद्रा जो थी वो गज लक्ष्मी थी। इनकी मुद्राओं में गज लक्ष्मी का अंकन है। गज का मतलब हाथी और लक्ष्मी जी का मतलब है लक्ष्मी देवी, तो गज लक्ष्मी का अंकन है इनकी मुद्राओं में। ठीक है, अगर हम इनके धर्म की और अगर आगे बात करें तो इनका जो शासन काल था, इस समय दक्षिण कौशल जो था वो आर्य सभ्यता व संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया। आर्य सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दक्षिण कौशल का क्या होता है, उदय होता है। इन्होंने संस्कृत का भी प्रयोग किया और ये ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा क्या करते थे, महत्ता देते थे। इन्होंने क्या किया, अपने सिक्कों में संस्कृत का प्रयोग किया। ठीक है, और ये क्या करते थे, ब्राह्मणों को विशेष तौर पर महत्व देते थे। ठीक है, समाज की और आर्थिक स्थिति की कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है सरबपुरी शासकों की, लेकिन आप इतना समझिए कि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही उन्नत रही होगी। ये अनुमान लगाया जाता है इनके शासनकाल के प्राप्त सिक्कों से। इन्होंने क्या किया, स्वर्ण सिक्के जारी किए और बहुत बड़ी मात्रा में इनके क्या प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस ओर संकेत करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, काफी मजबूत रही होगी। ठीक है, ये ब्राह्मणों को ग्राम दान में दिया करते थे, भूमि दान में दिया करते थे। तो ग्राम दान देने की जो प्रथा थी सातवाहनों की, तो सातवाहनों की प्रथा को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया और इन्होंने भी क्या किया, ब्राह्मणों को ग्राम और भूमि दान में दिया। इसका उल्लेख इनके दान पत्रों से हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम इनके प्रशासन की बात करें, ठीक है, तो सरबपुरी शासकों का जो राज्य था वो कई भागों में विभाजित था। राज्य जो था वो आहार में बटा हुआ था।
आहार जो था ये भुक्ति में विभाजित था और भुक्ति जो था ये ग्राम में विभाजित था। इनके राज्य को हम अगर देखें तो राज्य जो था वो 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, राज्य थे, राज्य के नीचे आहार हुआ करते थे, आहार के नीचे भोग या भुक्ति हुआ करता था और भुक्ति के नीचे ग्राम हुआ करता था। तो राज्य जो था ये सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई था और ग्राम जो था ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, आहार की तुलना हम वर्तमान के जिले से कर सकते हैं और भुक्ति की तुलना वर्तमान के तहसील से की जाती है। ठीक है, तहसील या भुक्ति, आहार की तुलना हम किसे करते हैं, जिले से करते हैं। इनका जो पूरा शासन क्षेत्र था, प्रशासन जो था, उसके 2 केंद्र थे। इनके प्रशासन के 2 केंद्र थे, एक पूर्वी क्षेत्र था और एक स्वराज्य रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने शासन क्षेत्रों को 2 भागों में क्या कर लिया था, विभाजित कर लिया था। एक क्षेत्र में सीधे क्या होता था, राजा का अधिकार होता था। राजा जो था वो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा में निहित थी, लेकिन राजा जो था वो तानाशाह नहीं था, वो अपनी मनमर्जी नहीं चलाता था, क्योंकि इस समय सरबपुरियों के क्या है, बहुत सारे अधिकारियों और सामंतों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अधिकारी और सामंत का उल्लेख इनके ताम्र पत्रों में मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो शासक थे ये तानाशाह नहीं थे। ठीक है, तो एक क्षेत्र में राजा का क्या होता था, सीधे अधिकार होता था और दूसरे क्षेत्र में उनके जो निकट संबंधी हुआ करते थे, जैसे भाई हो गए या चाचा हो गए, इनको क्या करते थे, ये दूसरे क्षेत्र को अधिकार में दिया करते थे। तो प्रशासन जो था वो 2 भागों में विभाजित रहा है। ठीक है, ये सामान्य सी बात हो गई। अगर इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों की बात की जाए तो पहला शासक है सरबराज। सरबराज के नाम का उल्लेख मिलता है। सरबराज इस वंश का पहला शासक है। सरबराज, सरबराज के बाद अगला शासक हुआ नरेंद्र या नरेंद्र राज। सरबराज के बाद नरेंद्र ने शासन किया। ठीक है, नरेंद्र के बाद अगला शासक हुआ प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र के बाद जो प्रसन्नमात्र के उत्तराधिकारी हुए, इसमें 2 प्रमुख नाम मिलता है, एक जयराज या महाजयराज, दूसरा दुर्गराज। दूसरा क्या, दुर्गराज। इसे ही मानमात्र भी कहा गया है। ठीक है, इसमें भी मतभेद है, लेकिन अभी हम शासकों का नाम याद रखते हैं। देखिए, प्रथम शासक हैं सरबराज, सरबराज के बाद नरेंद्र, नरेंद्र के बाद प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र के बाद जयराज और जयराज के बाद दुर्गराज मानमात्र। ठीक है, फिर दुर्गराज मानमात्र के 3 पुत्र हुए। ठीक है, एक का नाम था सुदेवराज, उसके बाद प्रवरराज और प्रवरराज के बाद व्याघ्रराज। ठीक है, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। प्रवरराज के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, प्रवरराज द्वितीय। तो इतने शासकों का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सरबराज, सरबराज के बाद नरेंद्र, नरेंद्र के बाद प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र के बाद जयराज, जयराज के बाद दुर्गराज, दुर्गराज के बाद अगर हम देखें तो 3 नाम और मिलते हैं, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज और प्रवरराज के बाद प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, अब हम एक एक शासकों का इतिहास पढ़ेंगे। तो देखिए, सरबराज की अगर बात की जाए तो ये सरबपुरी वंश का संस्थापक था। सरबराज जो था वो सरबपुरी वंश का संस्थापक था। इसके नाम पर ही इसके राजवंश का नामकरण किया जाता है। ठीक है, सरबपुरी वंश जो हम बोलते हैं
या सरबपुर के शासक जो बोलते हैं, वो इसके नाम पर ही क्या किया गया है, इस वंश का नामकरण व राजधानी का नामकरण भी किया जाता है। ठीक है, राजधानी और राजवंश का नामकरण इसके नाम पर ही किया गया है। ठीक है, संभवतः सरब राज जो था, इतिहासकारों का मानना है कि ये वाकाटक नरेश जो प्रवर सेन प्रथम था, ठीक है, हमने पढ़ा देखो महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, ठीक है, ऐसे शासक का नाम हमने वाकाटक में पढ़ा। तो जो प्रवर सेन प्रथम था, इसके सामंत के रूप में इसकी पहचान की गई है। प्रवर सेन प्रथम का सामंत था ये। ठीक है, वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम का सामंत था। जब प्रवर सेन की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, वाकाटकों का जो साम्राज्य था उसे उसके पुत्रों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। इससे क्या हुआ, वाकाटक वंश जो था कमजोर हुआ। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर प्रवर राज ने क्या कर लिया, दक्षिण कौशल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसने क्या कर ली, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है, तो सरब राज जो था इस वंश का संस्थापक था। इसके नाम पर ही क्या किया गया है, इस वंश का नामकरण किया गया है और इसकी राजधानी का भी नामकरण हुआ है। संभवतः ये वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम का सामंत था और प्रवर सेन की मृत्यु के पश्चात उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर, वाकाटकों की कमजोरी का लाभ उठाकर इसने क्या कर लिया, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी। उसके बाद इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको और याद रखनी है, इसने क्या किया, अपने नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है, सरब राज ने क्या किया, अपने नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो क्या था, इस क्षेत्र का स्वतंत्र शासक था। और इसने क्या किया, पहली बार प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इसने अपने सिक्कों में क्या किया, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी सरब राज के बारे में। ठीक है, यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है, हमने जब हम वाकाटक वंश पढ़ रहे थे तो हमने एक महेंद्र सेन करके एक शासक का नाम पढ़ा। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो महेंद्र थे वो सरब राज के पुत्र थे। महेंद्र जो थे वो सरब राज के पुत्र थे और नरेंद्र के भाई थे, ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है। एक इस क्षेत्र के बहुत बड़े इतिहासकार हुए डॉक्टर श्याम कुमार पांडे। तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे का मानना है, उनका स्वयं का विचार है कि जो महेंद्र थे वो शरबपुरी शासक थे। ठीक है, पीएल मिश्रा जी मानते हैं कि महेंद्र जो थे नलवंशी शासक थे और अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि जो महेंद्र थे वो वाकाटक वंश के शासक थे। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महेंद्र जो थे वो किस वंश के शासक रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मानना है कि महेंद्र जो थे वाकाटक वंश के शासक थे। लेकिन यहां पर डॉक्टर श्याम कुमार पांडे कहते हैं कि सरब राज के बेटे थे और नरेंद्र के क्या थे, भाई थे। ठीक है, तो जब समुद्रगुप्त ने क्या किया, दक्षिण का अभियान किया, दक्षिण भारत का, उस अभियान के दौरान उसने क्या किया, शरबपुरी शासक महेंद्र को परास्त किया। ठीक है, और महेंद्र ने क्या किया, समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार नहीं डाली, समुद्रगुप्त से लड़ाई की और समुद्रगुप्त के द्वारा परास्त हुए। कौन, महेंद्र से। इस बात की जानकारी हमें मिलती। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर जोड़नी है। लेकिन सरबपुरी शासकों में महेंद्र के शासन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर उसके बाद नरेंद्र शासक हुए। नरेंद्र ने सरब राज को अपना पिता बताया। ठीक है, नरेंद्र जो था ये सरब राज का पुत्र था। ठीक है, सरब राज को इसने क्या किया है, अपना पुत्र बताया है। इसके हमें प्रमुख ताम्र पत्रों में एक पिपरदुला ताम्र पत्र मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो सारंगढ़ है, सारंगढ़ के पास पिपरदुला है। इसी पिपरदुला ताम्र पत्र में सरब राज को नरेंद्र का पिताजी बताया गया है। ठीक है, नरेंद्र जो था
ये बहुत ही प्रतापी शासक था। नरेंद्र इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने जो भी साम्राज्य इसके पिता द्वारा इसे प्राप्त हुआ था, उसमें इसने क्या किया, और अधिक उसका विस्तार किया। नरेंद्र ने क्या किया, सरब से जो इसे साम्राज्य प्राप्त हुआ था, उस राज्य का इसने क्या किया, विस्तार किया। ठीक है। इसने अपनी मुद्राओं में खड़ग धारा जित भुवय लिखा है। ठीक है, इसने क्या लिखा है, खड़ग धारा, खड़ग धारा जित भुवय। ठीक है, जिसका अर्थ ये है कि तलवार की धार से सारे विश्व को जीत लेने वाला। इसने अपने आप को कहा है कि तलवार की धार से सारे विश्व को जीत लेने वाला खड़ग धारा जित भुवय। इसने अपनी मुद्राओं में रिपु शासिन अंकित करवाया है, रिपु शासिन। ठीक है, इसका अर्थ है शत्रुओं को अनुशासित करने वाला। शत्रुओं को इसने क्या किया, अनुशासित किया। मतलब इसके जो शत्रु थे, इन्होंने इसके शासनकाल के दौरान बिल्कुल भी इसके राज्य क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया या विरोध नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या था, रिपु शासन था। क्लियर है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार रायपुर, राजिम, शिवरीनारायण, सारंगढ़, संबलपुर, इन सारे क्षेत्रों में क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है। नरेंद्र जो था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, हालांकि ये पूरा वंश जो था वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन नरेंद्र के जो हमें ताम्रपत्र या सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, उसमें इसे वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया गया है। ठीक है, एक रावण ताम्रपत्र इसका प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके 3 महत्वपूर्ण ताम्रपत्र हैं। एक हो गया पिपरदुला, एक आपका कुरुद से ताम्रपत्र मिला है, कुरुद ताम्रपत्र, और एक रावण ताम्रपत्र। पिपरदुला, कुरुद और रावण। तो इसी रावण ताम्रपत्र में इसे परम भागवत कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, नरेंद्र को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, इसकी मुद्राओं में गज लक्ष्मी का अंकन मिलता है। हमने देखा इनकी राज मुद्रा जो थी वो गज लक्ष्मी थी, तो इसकी मुद्राओं में भी क्या मिलता है, गज लक्ष्मी का अंकन मिलता है। उसमें गजाभिषिक्त लक्ष्मी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गजाभिषिक्त लक्ष्मी, गजाभिषिक्त लक्ष्मी लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है जो गज है हाथी, वो क्या कर रहे हैं, सूंड उठाकर लक्ष्मी जी को क्या करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। और उनके जो सुण हैं वो जल के क्या हैं, पात्र हैं। उनके शुणों की तुलना कलश से की गई है। ठीक है, शुणों को क्या कहा गया है, कलश कहा गया है। और इसी कलश को उठाकर क्या कर रहे हैं, वो लक्ष्मी जी को स्नान करा रहे हैं। ऐसा इनकी मुद्राओं में क्या है, वर्णन मिलता है। ठीक है, और अगर हम महत्वपूर्ण बात की बात करें तो जो नरेंद्र था, इसका जो शासन था वो काफी लंबा था, क्योंकि ये जो कुरुद ताम्रपत्र है, इसके शासन के 24वें वर्ष में क्या किया गया था, जारी किया गया था। नरेंद्र के शासन के 24वें वर्ष में कुरुद ताम्रपत्र जारी किया गया। ठीक है, जिससे ये बात स्पष्ट होता है कि इसने क्या किया होगा, 25 से 30 वर्ष क्या किया, इसने शासन किया। ठीक है, काफी इसने राज्य का विस्तार किया। तो इसका जो शासन काल था विजय, विस्तार व वैभव का था, उन्नति और उत्कर्ष का था। इसके समय क्या हुआ, दक्षिण कौशल की काफी प्रगति, उन्नति हुई, उत्कर्ष हुआ। इसने बहुत विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसे इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अगर हम शॉर्टकट में रिवाइज करें तो जो नरेंद्र था सरब राज का पुत्र था। इसके हमें 3 महत्वपूर्ण ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पिपरदुला, कुरुद और रावण ताम्रपत्र। पिपरदुला में ताम्रपत्र में इसे सरब राज का पुत्र बताया गया है, या सरब राज को इसका पिता बताया गया है। कुरुद ताम्रपत्र इसके शासन काल के 24वें वर्ष में जारी किया गया था, और पिपरदुला तीसरे वर्ष में।
रावण ताम्रपत्र में इसे वैष्णव धर्म का अनुयायी कहा गया है और परम भागवत लिखा गया है। इसे क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। इसे जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसका इसने बहुत अधिक विस्तार किया। रायपुर को जीता, राजीव को जीता, शिवरी नारायण के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, सारंगढ़ को अपने साम्राज्य में मिलाया, संबलपुर को जीता। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इसने क्या किया? शासन स्थापित किया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात है जो इसके बारे में आपको याद रखना है। नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र शासक हुआ। नरेंद्र के बाद अगला शासक कौन हुआ? प्रसन्न मात्र शासक हुआ। ठीक है, प्रसन्न मात्र और नरेंद्र के बीच क्या संबंध था? इसमें इतिहासकारों के बीच मतभेद है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर यह बात याद रखनी है कि नरेंद्र के बाद सरबपुरी शासक हुआ प्रसन्न मात्र। ठीक है, इसने लगभग 460 ईस्वी को क्या किया? शासन संभाला। 5वीं सदी में ये क्या बना? इस वंश का शासक बना। ठीक है, ये गद्दी पर बैठता है 460 ईस्वी के आसपास, ये अनुमान है। ठीक है, 460 ईस्वी के पास आसपास ही क्या हुआ? ये प्रसन्न मात्र जो था गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है आपको कि जो प्रसन्न मात्र था दक्षिण कोसल का पहला शासक था जिसने क्या किया? स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की। ठीक है, पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रसन्न मात्र ने क्या किया? स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की, और इस प्रकार स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाला ये क्या है? पहला शासक है। दक्षिण कौशल का प्रथम शासक है जिसने क्या किया? स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की, सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, उड़ीसा के कटक से लेकर के चांदा तक प्रसन्न मात्र के 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं जो इसके इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन इसके वैभव और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, प्रसन्न मात्र के शासन काल आते आते हम देखेंगे कि जो सरबपुरी वंश था ये बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? वैभवशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरता है। ठीक है, इसने अपनी सिक्कों में, अपनी मुद्राओं में पेटिका शीर्ष लिपि का इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी तक हम ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल देख रहे थे, इसने पेटिका शीर्ष लिपि का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसने क्या किया? पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया। इसके जो सिक्के थे उस सिक्के में ऊपर की तरफ गरुड़ चिन्ह अंकित था। ठीक है, और नीचे की तरफ दोनों तरफ, एक तरफ शंख का चिन्ह बना हुआ है और एक तरफ चक्र बना हुआ है। ठीक है, इसका जो सोने का सिक्का था उसमें ऊपर केंद्र की तरफ गरुड़ चिन्ह बना हुआ है, नीचे शंख और चक्र का चित्र बना हुआ है, और सबसे नीचे उसमें श्री प्रसन्न मात्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? श्री प्रसन्न मात्र लिखा हुआ है, ये आपको जानना है। ठीक है, जिससे ये भी स्पष्ट होता है, देखो गरुड़ है, शंख है, चक्र है, ये वैष्णव धर्म के प्रतीक चिन्ह है। तो ये प्रसन्न मात्र भी क्या था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने क्या किया? जो निडिला नदी है छत्तीसगढ़ में, हमने लीलागढ़ नदी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, महानदी अपवाह तंत्र, तो हमने लीलागढ़ नदी के बारे में पढ़ा। इसी लीलागढ़ नदी के किनारे, इसका प्राचीन नाम है लीलागढ़ का निडिला। क्या नाम है? निडिला। तो निडिला नदी के तट पर इसने क्या किया? अपने नाम से प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, वर्तमान का जो मल्हार है इसी क्षेत्र में इसने क्या किया? प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की अपने नाम से। तो प्रसन्न मात्र ने निडिला नदी के किनारे क्या किया? प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की। तो इतनी बात आपको प्रसन्न मात्र के बारे में याद रखना है। ठीक है, अनुमानतः 5वीं सदी में ये शासक बना, 460 के आसपास। स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला या प्रचलित करने वाला ये दक्षिण कौशल का प्रथम शासक है।
ठीक है। इसके उड़ीसा के कटक से लेकर चांदा तक 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसने अपने सिक्कों में पेटिका लिपि का प्रयोग किया। सिक्कों में गरुड़ चिन्ह है, शंख का चिन्ह है और चक्र का चिन्ह मिलता है जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। लीलागर या निडला नदी किनारे इसने क्या किया, प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की। इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए सरब राज हो गया। सरब राज के बाद हमने यहाँ पर महेंद्र को भी पढ़ा थोड़ा सा। महेंद्र के बाद नरेंद्र, नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र के बाद हम देखेंगे इसके दो पुत्र का नाम मिलता है, एक जयराज और दूसरा दुर्गराज। जयराज और दुर्गराज। प्रसन्न मात्र के बाद इसका पुत्र जयराज शासक हुआ। तो ये जो जयराज था, जयराज ने संभवतः 15 वर्ष तक शासन किया और शीघ्र ही मृत्यु होने के कारण अगला शासक बना दुर्गराज। लेकिन जयराज के बारे में कुछ बेसिक बात हमें याद रख लेनी है। जयराज का मल्हार से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। जयराज का क्या हुआ है, मल्हार से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इसे महाजयराज कहा गया है। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया, महाजयराज लगाया। ठीक है, महा लगाया, सॉरी क्या लगाया, महा लगाया। जैसे महाजयराज, महासुदेवराज, महाप्रवर राज। ठीक है, तो महा लगाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसकी भी मुद्राओं में गज लक्ष्मी का अंकन मिलता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने क्या किया, इसके समय में एक तहसील या भुक्ति हुआ करता था, संपराज। संपराज भुक्ति का उल्लेख है और इसी संपराज भुक्ति के अंतर्गत एक गांव था राज्यग्राम। ठीक है, कौन सा गांव था, राज्यग्राम। तो इस राज्यग्राम को इसने एक ब्राह्मण विष्णु स्वामी को क्या किया था, दान में दिया। ठीक है, तो विष्णु स्वामी को या विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को गांव जो था वो दान में दिया था, इस बात की जानकारी मिलती। ठीक है, तो ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की जो प्रथा थी उसका पालन किसने किया, जयराज ने किया। ये बात हमको याद रखनी। जयराज जो था इसके समय में और साम्राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य और अधिक बढ़ गया था। इसी के ताम्रपत्र में हमें पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इनका जो साम्राज्य था उसके दो केंद्र थे, एक पूर्वी राष्ट्र और एक आपका पश्चिमी राष्ट्र, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, जयराज के बाद दुर्गराज मानमात्र ने शासन किया। कुछ इतिहासकार जयराज, दुर्गराज और मानमात्र को तीन अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, जयराज, दुर्गराज और मानमात्र। और कुछ इतिहासकार जयराज, दुर्गराज और मानमात्र तीनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, अब वास्तव में क्या था ये हम अधिक स्पष्टता नहीं कह सकते, लेकिन अभी आपको याद रखना है जयराज और दुर्गराज दो अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये जो दुर्गराज था इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। जो हमारे लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, इनकी मान्यता है कि जो दुर्ग नामक नगर है उसकी स्थापना दुर्गराज ने की। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे की मान्यता है कि जो दुर्ग नामक नगर है इसकी स्थापना किसने की, दुर्गराज मानमात्र ने की। जबकि राय बहादुर हीरालाल कहते हैं कि दुर्ग की स्थापना शिवदुर्ग नामक एक शासक ने किया। ठीक है, दुर्ग की स्थापना किसने की, शिवदुर्ग नामक एक शासक ने की। लोचन प्रसाद पांडे की मान्यता के पीछे अगर हम देखें कोई पुरातात्विक साक्ष्य, तो दुर्ग से कोई भी हमें क्या सिक्के या ताम्रपत्र नहीं मिलते हैं। सरबपुरी वंश का कोई भी सिक्का या ताम्रपत्र हमें दुर्ग से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दुर्गराज को दुर्ग का संस्थापक नहीं मानते इतिहास। लेकिन लोचन प्रसाद पांडे जो हैं वो दुर्गराज को दुर्ग नामक नगर की स्थापना का श्रेय देते हैं। ठीक है, दुर्गराज के तीन पुत्र थे, एक आपका सुदेवराज, एक प्रवरराज और व्याघ्रराज।
तो दुर्ग राज के बाद दुर्ग राज का उत्तराधिकारी हुआ सुदेवराज। सुदेवराज जो था ये दुर्ग राज का पुत्र और प्रसन्न मात्र का पौत्र था। ठीक है, सुदेवराज के बारे में याद रखना है कि सुदेवराज का सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, दक्षिण कौशल से या इसके पूरे साम्राज्य क्षेत्र से सर्वाधिक ताम्रपत्र किसका प्राप्त हुआ है? सुदेवराज का। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सुदेवराज का, देखो स से सुदेव, स से सर्वाधिक, तो सर्वाधिक ताम्रपत्र लगभग 8 ताम्रपत्र। ठीक है, 6 जो हैं सरबपुर से और 2 सिरपुर से, 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं किसके? सुदेवराज के। ठीक है, इसी के समय क्या हुआ? सिरपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा मिला। ठीक है, सिरपुर को क्या हुआ? दूसरी राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर है? कुछ और महत्वपूर्ण बातों में आपको याद रखना है कि सुदेवराज के समय में राजर्षि तुल्यकुल राजवंश के राजा भीमसेन द्वितीय का आक्रमण हुआ। ठीक है, राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासक भीमसेन द्वितीय का आक्रमण हुआ सुदेवराज के समय, और इस आक्रमण को परास्त करने में या इस आक्रमण को विफल करने में प्रवर राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, प्रवर राज ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी उपलक्ष्य में प्रवर राज को क्या कर दिया गया? सिरपुर का गवर्नर बना दिया। सुदेवराज ने क्या किया? प्रवर राज को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया, सिरपुर का शासन क्षेत्र सौंप दिया। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि सुदेवराज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। 8 ताम्रपत्रों में 6 सरबपुर से, 2 सिरपुर से। इसके समय राजर्षि तुल्यकुल राजवंश के शासक भीमसेन द्वितीय का आक्रमण हुआ। तो भीमसेन द्वितीय के आक्रमण को विफल करने में प्रवर राज ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, और भीमसेन द्वितीय को परास्त किया। इसलिए प्रवर राज को क्या किया गया? सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिरपुर को प्रवर राज ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, प्रवर राज ने क्या किया? वो सिरपुर का गवर्नर था और सिरपुर को अपनी राजधानी बनाता है प्रवर राज, ताकि वो क्या कर सके? दक्षिण की तरफ से होने वाले आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा कर सके। इसलिए सिरपुर को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इसी समय क्या हुआ? आपका सूरबल थे प्रवर सेन के टाइम पे। ठीक है, प्रवर सेन के टाइम पे कौन थे? एक सूरबल थे, पांडुवंशी शासक। तो पांडुवंशी शासक सूरबल ने क्या किया? सरबपुर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, सूरबल ने क्या किया? सरबपुर पर आक्रमण किया और सरबपुर को अपने कब्जे में ले लिया, अपना अधिकार कर लिया सरबपुर पर। तो इसमें भी क्या किया? प्रवर राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रवर राज ने क्या किया? सूरबल को परास्त किया और सरबपुर से क्या किया? सूरबल को हटाया। ठीक है, और अपने भाई व्याघ्र राज को क्या किया? सरबपुर में शासन व सुरक्षा के लिए तैनात किया। वहां पर शासन चलाने के लिए और सरबपुर की सुरक्षा करने के लिए व्याघ्र राज को क्या किया? सरबपुर का गवर्नर बनाया। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि सुदेवराज का महासमुंद क्षेत्र से एक कौवा ताल अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक क्या मिला है? कौवा ताल अभिलेख, जिसमें इंद्रबल के नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख है। इंद्रबल नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है। इसे सर्वाधिकाराधिकर्ता कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? सर्वाधिकाराधिकर्ता या धिकृत। ठीक है, सर्वाधिकाराधिकृत कहा गया है या सामंत कहा गया। ठीक है, तो जो इंद्रबल नामक व्यक्ति है, इसका उल्लेख आया है कौवा ताल अभिलेख में, जो संभवतः सुदेवराज का सामंत था। ठीक है, इसी इंद्रबल की पहचान की गई है
कि पांडुवंशी, आगे चलकर पांडुवंश होता है, पांडुवंशी राजा उदयन का पुत्र था। ठीक है, उदयन के पुत्र के रूप में इंद्रबल की पहचान की गई। इतनी बात आपको याद रखनी। ठीक है, आप पॉइंट्स को नोट भी करते चले जाइए, जो जो मैं बता रहा हूं वो आप नोट करें। ठीक है, सुदेव राज के बाद प्रवर राज शासक हुआ। ठीक है, प्रवर राज जो था इसे मान मात्र का पुत्र बताया गया। जो दुर्गराज मान मात्र थे इसका पुत्र था, ये भी एक प्रतापी शासक था। ठीक है, इसने क्या किया, सुदेव राज के शासन के समय भीमसेन द्वितीय को परास्त किया। ये शुरुआत में सिरपुर का गवर्नर था, इसने सिरपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, इसी के समय क्या हुआ था, सरबपुर पर सूरबल ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। प्रवर राज ने क्या किया, सूरबल को सरबपुर से हटाया, व्याघ्रराज को सरबपुर का गवर्नर बनाया, वहां पर शासन और सुरक्षा के लिए उसकी नियुक्ति की। ठीक है, तो ये कुछ बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रवर राज के बाद प्रवर राज द्वितीय एक शासक हुआ, जो इस वंश का अंतिम शासक था। प्रवर राज द्वितीय क्या था, इस वंश का अंतिम शासक था। इसके समय, ठीक है, इसके समय में प्रवर राज द्वितीय के समय में इंद्रबल ने आक्रमण किया। ठीक है, कहा जाता है कि सूरबल के पराजय का बदला लेने के लिए, सूरबल को क्या किया था, प्रवर राज ने परास्त किया था, तो सूरबल के पराजय का बदला लेने के लिए क्या किया, इंद्रबल ने आक्रमण किया और प्रवर राज द्वितीय को परास्त किया। ठीक है, और इसी प्रकार क्या हो जाता है, दक्षिण कौशल क्षेत्र में पांडु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी स्थापना हुई, पांडु वंश या पांडुकुल की स्थापना की गई। और इंद्रबल ने क्या किया, इंद्रपुर नामक नगर बसाया और यहीं से अपने शासन का संचालन किया। ठीक है, दक्षिण कौशल में जो आपका इंद्रपुर था, इंद्रपुर की पहचान की गई है खरौद के रूप में। इंद्रपुर किसको माना गया है, जांजगीर चांपा में खरौद को माना जाता है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अगर हम एक ओवरव्यू करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सरबपुरी वंश, इसे अमरार्य या अमरजकुल कहा जाता है। इसका शासन काल आपको याद रखना है, किसके समकालीन थे याद रखना है। इनका शासन क्षेत्र आपको याद रखना है, संस्थापक कौन थे ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इस वंश का धर्म क्या था, प्रशासन कैसा था, आर्थिक स्थिति क्या थी, इन सब बातों पर विचार करना है। फिर महत्वपूर्ण शासकों का नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से शासक हुए, और शासकों का नाम याद रखने के बाद आप उनके बारे में क्या करें, पॉइंट्स बनाते चले जाएं और उसे याद भी रखें। ठीक है, और एक कहानी की तरह जोड़ें कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, इसे बहुत बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है, एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो ताला गांव है, ठीक है, ताला गांव, यहां पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर। इस देवरानी जेठानी मंदिर को माना जाता है कि सरबपुरी वंश की रानियों ने क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, सरबपुरी वंश की रानियों ने क्या करवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अतः इसे हमें क्या करना है, सरबपुरी वंश से जोड़कर देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इस वंश के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप क्या करें, इसका ऑब्जेक्टिव करें, आप देखेंगे कि आपसे सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।